सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी हम शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे। और जो भी इसके एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट बनते हैं, इस क्लास के बाद में हम एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ में शुरू से लेके आखिरी तक, ताकि हम पहले लेक्चर पढ़ेंगे ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्या चीज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसके बाद में हम एमसीक्यू लगाएंगे ताकि हमसे बहुत अच्छे से बन भी सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत को हिंदी की जननी माना जाता है। संस्कृत भाषा जो थी पहले वैदिक युग में चलती थी, हिंदी भाषा नहीं चलती थी। फिर धीरे धीरे जब संस्कृत भाषा टूटी तब फिर जाके हिंदी का विकास हुआ। आइए फिर हम आगे देखेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग किस पे हुआ था, तो याद रखिएगा शरीफुद्दीन के ज़फ़रनामे में मिलता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। संस्कृत भाषा के मुख्यतः दो रूप देखने को मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो कार्यकाल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया था, और इसे हम छंदस्सिक के युग के नाम से भी जानते हैं। लौकिक संस्कृत का जो कार्यकाल था वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया था। पढ़नी ने इसे आम बोलचाल की भाषा कहा था। उस समय पे जो भाषा बोली जाती थी वो लौकिक संस्कृत की भाषा बोली जाती थी। वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हुआ करती थी उस टाइम पे। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक प्रकार की लिपियाँ प्रचलित हैं। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली ये भाषाएं थीं। इनकी जो प्रमुख लिपि है वो देवनागरी लिपि है। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था, और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आर्यों ने ही शुरू किया था। भारतीय आर्य भाषा का जो विभाजन हुआ वो प्रमुखतः 3 काल में हुआ था: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। इन 3 काल में भाषा का विभाजन हुआ था। प्राचीन आर्य भाषा जो थी वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। इसके अंतर्गत ही वैदिक एवं लौकिक संस्कृत का जो काल था वो आया करता था। फिर था मध्यकालीन आर्य भाषा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक थी। इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आती थी। ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज मत होइएगा। ईसा पूर्व जो था वो घटते क्रम पे आया करता था, और ईस्वी जब स्टार्ट हुई तो ईस्वी बढ़ते क्रम में आई, आगे की ओर बढ़ते हुए आई, जो कि अभी तक चल रही है। हम ईस्वी में रह रहे हैं। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो कार्यकाल था 1000 ईस्वी से अब तक का जो कार्यकाल माना जाता है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी। इसके अंतर्गत हिंदी और हिंदीतर भाषाएं आती हैं। अब मध्यकालीन के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार पे जानेंगे क्या था। मध्यकालीन मुख्यतः 4 कार्यकाल में विभक्त किया गया था। प्रथम कार्यकाल में पाली भाषा बोली जाती थी। पाली भाषा जो थी वो बुद्ध के जो सारे उपदेश थे पाली भाषा पे ही लिखे गए थे। पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती थी। द्वितीय काल में था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म से थे, उनके सारे उपदेश प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। फिर आया तीसरा कार्यकाल। तीसरा कार्यकाल था अपभ्रंश कार्यकाल। इसका जो समय माना जाता था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया था। फिर आया अवहट्ट काल। अवहट्ट काल का कार्यकाल जो था वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक था। इसे संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं, जो कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की जो बीच की कड़ी थी वो अवहट्ट काल को ही माना जाता था। फिर था आधुनिक आर्य भाषा। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया: प्राचीन हिंदी, फिर आई मध्यकालीन हिंदी, और फिर आई आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का कार्यकाल था 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का जो कार्यकाल था वो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक था। फिर आया आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक जो चली आ रही है वो थी। अब देखते हैं
हिंदी का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ? तो पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर पूरी तरीके से हिंदी ये चालू हो चुकी थी। अब देखते हैं अपभ्रंश भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाएं। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य का प्रारंभ 8वीं सदी से 13वीं सदी तक हुआ था। अपभ्रंश के प्रमुख उपभेद और उनकी कुछ आधुनिक भाषाएं थीं जो कि कुछ इस प्रकार हैं, देखते हैं अपन। अपभ्रंश भाषाएं कौन कौन सी थीं? तो सौरसेनी, पिशाची, ब्रचड़, महाराष्ट्री, मगधी व अर्धमागधी, ये क्या थी? अपभ्रंश भाषाएं थीं। और उनकी जो उपभाषा थी, सौरसेनी की उपभाषा थी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। पिशाची की थी लाहंगदा, पंजाबी। ब्रचड़ की थी सिंधी। महाराष्ट्री की मराठी। मगधी की बिहारी, बंगाल, उड़िया, असमिया थी। अर्धमागधी की पूर्वी हिंदी थी। अब हम देखेंगे अपभ्रंश भाषा एवं आदिकालीन साहित्य से जो जुड़े मुख्य तथ्य थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ये हिंदी जो भी सब्जेक्ट आता है हमारी स्कूल, कॉलेज व कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी हिंदी का सिलेबस रहता है वो सारी हिंदी इन्हीं से पूछी जाती है। हिंदी भाषा के विकास पहला ही उसका कदम होता है। इनमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत आराम से पढ़िएगा। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से थे? तो स्वयंभू, धनपाल, पुष्यदंत, सरहप्पा, कठप्पा आदि जो थे वो अपभ्रंश भाषा के जो प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता था उस समय पे। विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा को देशी भाषा कहा। अपभ्रंश भाषा व पुरानी हिंदी के मध्य का जो काल था उसे चंद्रधर शर्मा जी ने संक्रांति काल का नाम दिया था। और इन्हीं चंद्रधर शर्मा जी ने उत्तरकालीन हिंदी को पुरानी हिंदी भी कहा था। आदिकाल की प्रमुख 2 भाषाएं थी, डिंगल और पिंगल। याद रखिएगा, पूछा जाता है आदिकाल की प्रमुख 2 भाषाएं कौन कौन सी थीं? तो डिंगल और पिंगल जो थी आदिकाल की भाषा थी। इसे छंदस्य का आदिकाल का प्रचलित छंद आल्हा छंद था। यह वीर रस से प्रचलित एवं लोकप्रिय छंद था, वीर रस से भरा हुआ था। आदिकालीन साहित्य की 3 प्रमुख साहित्य थे, जो आदिकालीन के साहित्य थे वो प्रमुख 3 साहित्य थे। कौन कौन से थे? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य थे। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती थी। सिद्ध कौन से कवि हुआ करते थे? जो जनभाषा में लिखा गया साहित्य जो होता था उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता था। जनभाषा मतलब जिसे हर कोई पढ़ सकता था आसानी से, कवियों की जो भाषा थी वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। प्रमुख हिंदी सिद्धों में जो कौन कौन से कवि थे वो सरहप्पा, कठप्पा, यही जो थे आदि थे, प्रमुख थे। फिर था नाथपंथ के प्रवर्तक। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते थे। 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक परिवर्तित रूप में प्रारंभ हुआ जिसे हम नाथपंथ या हठ योग कह सकते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी जाती थी। इनमें से जो कुछ प्रमुख थे आदिनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानीनाथ आदि जो थे प्रमुख थे। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य काल का लेखक माना जाता था। अब रासो काव्य की परंपरा जो कि प्रमुख रचनाएं थी और उनके रचनाकारक थे, रासो से संबंधित थे। मतलब रचनाएं जो लिखी थी रासो से संबंधित वो देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकारक चंद्रबरदाई थे। बीसल देव के नरपति नल्हा थे। हमीर रासो के सारंगधर थे। परमाल रासो के जागनिक थे। इसी प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाकार जो रासों से संबंधित रचनाकार और रचनाएं जो थी मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा।
अब देखेंगे हम हिंदी का प्रचार करने वाली प्रमुख धार्मिक संस्थाएं एवं सामाजिक संस्थाएं जो स्थापित की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडु ने की थी बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। अब हम देखेंगे हिंदी उपभाषाएं व उनकी बोलियां। कितनी 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में और उनकी 17 बोलियां हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। उपभाषा राजस्थानी, पश्चिमी, हिंदी, बिहारी और पहाड़ी थी। अब इनकी बोलियां हम देख लेते हैं कौन कौन सी थी। राजस्थान की मारवाड़ी, मेतावी, मालवी आदि थी। पश्चिमी हिंदी की कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि थी। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि थी। बिहारी की भोजपुरी, मैथिली आदि हैं, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली। अब हम देखेंगे राज्यभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। याद रखिएगा हिंदी को राज्य भाषा माना गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। राज्यभाषा इसलिए माना गया है क्योंकि वहाँ के मतलब अन्य राज्य जो हैं उनके प्रदेशों की अगर वहाँ पे उनकी जो बोलियाँ हैं वो जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, इस तरीके की जो बोलियाँ हैं अगर वहाँ के प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं जब तक, तो हम वहाँ पे पहले इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर इंग्लिश के बाद भी जब हम बनाते हैं भाषा को वहाँ पे, तो फिर हिंदी को मान सकते हैं, राज्य भाषा बना सकते हैं। इसलिए इसे राज्य भाषा कहा जाता है। पूरी तरीके से राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अनुच्छेद 43 में ये सिद्ध कर दिया गया है। राज्यभाषा संघ की राज्यभाषा होगी, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 44 में दिया गया राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष का था, फिर संसद समिति 10 वर्ष के बाद हुआ करती थी। ये 345 में दिया है अनुच्छेद में राज्य की राज्यभाषाएं एवं भाषा, प्रादेशिक भाषा एवं भाषाएं या फिर हिंदी। अगर वहाँ की उस राज्य की अगर कोई अन्य भाषा है तो हम उसे ही उस राज्य की राज्य भाषा बनाएंगे, ना कि हिंदी को, अगर वहाँ के नागरिक चाहते हैं तो। जो कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखा जाता है वो ये है अनुच्छेद 351, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसमें यह कहा गया है संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तत्वों को अभिव्यक्ति के माध्यम से बना सकें। विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में या फिर पूरे विश्व में अब तक हिंदी सम्मेलन 12 हो चुके हैं। लास्ट हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 12वां 2023 में हुआ था। 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में हुआ था, फिजी में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे भारत में हुआ था 1975 में, दूसरा हुआ था 76 में मॉरिशस में, 83 में तीसरा हुआ था भारत में ही, 93 में हुआ मॉरिशस में, फिर हुआ 5वां 96 में, फिर 97 छठवां हुआ 99 में, 7वां 2003 में हुआ था, 8वां हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ था, 9वां 2012 में हुआ था, 10वां 2015 में, 11वां हुआ था 2018 में और 12वां हुआ था 2023 में हुआ था। तो ये थे कुछ हिंदी भाषा के विकास से संबंधित इम्पॉर्टेंट लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे इसके MCQ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। इसका सही आंसर ए है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो इसका सही आंसर ए है, अपभ्रंश भाषा से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, तेलुगु नहीं आती है।
चौथा है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है डी, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। पांचवा है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका सही आंसर है ए, राजभाषा के वर्ग में रखेंगे, ना कि राष्ट्रभाषा के। छठवां है ढूढ़ांडी बोली है, तो इसका सही आंसर है बी नंबर, पूर्वी राजस्थान की बोली है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर है डी नंबर, पुरानी बंगाली भाषा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अभ्रंश भाषा है? तो इसका सही आंसर डी है, पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका सही आंसर डी है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है? तो इसका सही आंसर सी है, खड़ी बोली है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, पूर्वी हिंदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, बघेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, पहले पाली आया, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर आई हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा है, तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर है, पश्चिमी हिंदी है। मगही है किस भाषा की उपबोली? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, बिहारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने के लिए किया गया था? तो हिंदी का जो तिथि है वो है 14 सितंबर 1950 ईस्वी, परंतु ऐतिहासिक रूप से इसका है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1955 में? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, बीजी खरे थे उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी है, तो इसका सही आंसर है ए नंबर, संस्कृत है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, न्यूयॉर्क में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, मलयालम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, 1996 में। तो ये थे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट MCQ और लेक्चर। तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।